फ्रेंड्स चैप्टर 3 का नाम है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? आप लोग पता है बेटा, पूरे इंडिया के अंदर एक ही टाइम चलता है, पता है ना बेटा आपको? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? जहां पूरे इंडिया में एक ही टाइम होगा। अगर ऐसा ना हो बेटा तो मुंबई में टाइम अलग होगा, गुजरात का टाइम अलग होगा, अहमदाबाद का टाइम अलग होगा, सूरत का टाइम अलग होगा, कितना सारा कंफ्यूजन होगा। सेम चीज हमारी कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अकाउंट्स लिखते हैं अपनी अपनी फर्म के। अगर सोचो वो 50 करोड़ लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से अकाउंट्स लिखें तो सीए की हालत सोचो क्या होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालत क्या होगी। दैट विल बी डिफिकल्ट ना, क्योंकि वो एक एक को बुला के पूछना पड़ेगा, मयूर आप आओ, आपने कैसे अकाउंट्स लिखे समझाओ, रुद्वी आप आओ, आप अपने अकाउंट्स कैसे लिखे समझाओ। एक एक को बुला के पूछना पड़े तुमने अकाउंट्स कैसे लिखे। सो टू मेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंट सबके यूनिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। पहले एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड ने हर एक चीज को फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या किया भाई, जैसे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा, उसकी मेथड फिक्स की, पब्लिक को ऑफर किया कि अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो आप किसी मेथड से निकालोगे, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है आपके पास। आपको स्टॉक कैलकुलेट करना है, गुड्स का स्टॉक कैलकुलेट करना है, आपके पास गुड्स कितने बड़े, ये मेथड है, उस मेथड से आपको स्टॉक कैलकुलेट करना है। आप अपनी मेथड यूज नहीं कर सकते, हम आपको मेथड देंगे। आपको अकाउंट्स बनाने हमारी तरफ से आपको फॉर्मेट देंगे, हम जैसा फॉर्मेट बोलेंगे उस फॉर्मेट में आपको अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे, आप अपने फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो ये जो गवर्नमेंट ने अकाउंट्स के गाइडलाइंस या जो रूल्स फिक्स किए, उन गाइडलाइंस या रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी अकाउंट्स के लिए गाइडलाइंस बनाए और उन गाइडलाइंस को जब पब्लिक फॉलो करे, बिजनेसमैन फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को बनाया जाए, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। Am I clear to everyone, students? Yes. अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 3.2 निकालेंगे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। दीज प्रिंसिपल्स वी हैव मेड द प्रिंसिपल्स। हमने अकाउंट्स के रूल्स बनाए, ऊपर से भगवान ने भेजे क्या रूल्स लिखे कि ये तुम्हारे अकाउंट्स के रूल्स हैं। किसने अकाउंट्स के रूल्स बनाए? हमने बनाए। सो दीज आर मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल, ये हमने बनाए। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो अकाउंट्स के रूल्स हैं ना, वो कभी फिक्स नहीं रहते, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कीप ऑन चेंजिंग। क्योंकि जैसे टाइम चेंज होता है वैसे सिस्टम बदलता है, तो सिस्टम के हिसाब से आपको अकाउंट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रिंसिपल्स को बदलने पड़ते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले जीएसटी वाज़न्ट देयर, हमारे इंडिया में जीएसटी नहीं था, अलग अलग टैक्सेस थी, तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग थे, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग थे। जीएसटी आया, सारे स्टैंडर्ड्स चेंज हो। तो जैसे समय चेंज होता है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंगली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और इन अकाउंटिंग के रूल्स को, जिनको हम लोग प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो हमको बदलने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि ये कभी रिजिड नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए वही नहीं रहेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंट्स के रूल्स चेंज होते रहेंगे, जैसे समय जाएगा उसके अंदर वेरिएशंस आते रहेंगे। यस, जीएसटी के बाद वाले अच्छे, क्योंकि जीएसटी के पहले क्या था बेटा, हर स्टेट की अलग अलग टैक्सेस थी, और जिसकी वजह से क्या होता था बेटा, अब जैसे पेट्रोल उन्होंने अभी भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए आप देखो बेटा पेट्रोल का रेट आपको अलग अलग मिलेगा। गुजरात में पेट्रोल का रेट 96 रुपीज है, राजस्थान में पेट्रोल का रेट 104 रुपीज है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस डिफरेंट है। तो इसीलिए क्या होता था पहले, अगर आप टी लेने जाते हो ना, चाय, जैसे वाघ बकरी की चाय आती है बेटा, अगर आप वाघ बकरी की टी लेने जाते हो या ताजमहल की टी लेने जाते हो तो गुजरात में रेट अलग होगा, राजस्थान में रेट अलग होगा, ऐसा होता था। तो बिजनेसमैन क्या करता था, राजस्थान जो सस्ता हो ना तो वहां से लेके आ जाता, यहाँ के बेचता है। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब जगह पे रेट एक हो जाना चाहिए। अब क्या हो गया, पेट्रोल को छोड़ के बाकी सब जगह पे रेट आपको सेम मिलेगी।
चाहे वो गोल्ड हो, कोई भी हो। ये मोबाइल आप लेने जाओगे, यहां से लोगे तो भी रेट सेम, राजस्थान से लोगे तो भी रेट, नो चेंज। तो जीएसटी इज गुड कि जिसकी वजह से क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया। लेकिन जब भी कोई ऐसा लॉ आता है बेटा, तो उस लॉ के आने के बाद हमको बहुत सारे अकाउंटिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो हमारे सारे चेंजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स बनते हैं बेटा, वो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिलेवेंट होते हैं। आप लोग व्हीकल चलाते हो बेटा, सिग्नल आता है, रेड हुआ तो क्या करते हो आप लोग? रुक जाते हैं ना। ग्रीन होता है तो ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है जिसको हमको फॉलो करना है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये ऐसा लॉ है कि जो हमारी सेफ्टी के लिए भी बनाया गया है, इसलिए सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स या अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ताकि सब लोगों के लिए वो सेम हो जाए, किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल, पेज नंबर 3.3, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions ऑफ कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ assumptions के ऊपर चलता है। स्टूडेंट्स, कोई भी रूल्स जब बनते हैं ना बेटा, तो उसके पीछे कुछ assumptions जरूर होते हैं। कोई भी रूल जब बनता है बेटा, तो उसके पीछे assumptions रहते हैं। आज कैसे पता चला पब्लिक को कि भाई जब रेड सिग्नल हो तो हमें रुक जाना? सोचो तो, रेड ही क्यों रखा गया? रेड ही क्यों रखा गया? कोई और भी तो रख सकते थे, ज्यादा विजिबल होता है। रेड थोड़ा डेंजर रेड जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? डेंजर होता है। तो अगर रेड सिग्नल है, इसका मतलब आपको रुकना है। अगर आप जाओगे तो एक्सीडेंट का खतरा है, इट्स अ डेंजर। ठीक है ना बेटा? तो ये जब ऐसी कोई भी चीज बनती है ना बेटा, तो एक्चुअली बनाने वाला भी हम होते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ assumptions होते हैं जो पब्लिक को समझने होते हैं। अकाउंट्स जो बना है बेटा, तो अकाउंट्स के लिए भी कुछ assumptions क्रिएट किए गए जो हमें समझने हैं। जिसमें पहला assumption बनाया गया है गोइंग कंसर्न assumption। गोइंग कंसर्न assumption ये बताता है कि आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हम लोगों ने इक्वेशन वाले चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई, याद है बेटा सबको? बैलेंस शीट पता है क्या इंडिकेट करता है? क्यों हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं? बैलेंस शीट ये इंडिकेट करता है कि आप अगले साल अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें। अगर मुझे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट डे 31 मार्च को मेरे पास क्या क्या पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि मैं उसको अगले साल के लिए लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब आप इन सभी असेट्स को, लायबिलिटीज को अगले साल के लिए लेके जा रहे हो, तो वो गोइंग कंसर्न assumption बन जाता है। लेकिन मुझे अगले साल के लिए लेके ही नहीं जाना है, मुझे बिजनेस बंद कर देना है, तो मैं क्या करूंगा? सारी असेट्स बेच दूंगा, लायबिलिटीज को चुका दूंगा, बिजनेस बंद। तो बैलेंस शीट क्यों बनेगी? तो अकाउंट्स का ये assumption है कि हम अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे गोइंग कंसर्न assumption अप्लाई होता है, which indicates we are continuing our business। हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू रख रहे हैं, ये हमारा गोइंग कंसर्न assumption शो करता है। कंसेप्ट क्लियर बेटा? सेकंड assumption, कंसिस्टेंसी assumption। स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चन को सोच समझ के सुनना और उसका आंसर करना है। गवर्नमेंट ने, हम लोग जब कोई असेट लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे ये फर्नीचर लिया बेटा, ये टेबल लिया हम लोगों ने, ये बेंच लिया। ये बेंच मैंने आज लिया 5,000 रुपए, मैं 2 साल के बाद इसको बेचूंगा, पूरे 5,000 मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? डेप्रिसिएशन आया। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये गवर्नमेंट ने बनाई। गवर्नमेंट ने 2 मेथड बना के हमको बोल दिया, आपको इसमें से कोई भी एक मेथड को फॉलो करना है। अब सोचो, अगर मैं हर साल मेथड बदल रहा हूं, एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड, एक साल आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर एक साल आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब मैं एक कंपनी का सीईओ, मैं जॉब छोड़ के चला गया, दूसरा सीए आया, उसके तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि इस साल में मेथड हमेशा एक रहनी चाहिए।
उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है कि आप जो भी मेथड ले रहे हो ना, वो मेथड हर साल आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उसको हम लोग कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहते हैं। क्लियर बेटा सब लोगों को? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। वेरी नॉलेजेबल है चैप्टर बेटा, ये बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। एक्रिवल एजम्पशन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर करना है। मैंने वेदांत को गुड्स कैश पे सेल किए, इज इट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स? मैंने हाँ रिकॉर्ड होगा ना बेटा? यस सर। अब मैंने रुतवी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, इज इट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स? हाँ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझे याद कैसे रहेगा कि मुझे रुतवी से पैसा लेना है। तो याद रखने की बजाय हम लोग उसको अकाउंट में क्या करते हैं, लिखते हैं। दैट इज अवर एक्रिवल एजम्पशन। एक्रिवल एजम्पशन क्या कहता है कि आपका इवेंट हो गया है या इवेंट होने वाला है, मतलब आपके पास पैसा आ गया है या आने वाला है। बोथ थिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड। हम दोनों चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि हमारे अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं, जिसको हम लोग कैश एंड क्रेडिट कहते हैं। तो सारे कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे और सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे, इसीलिए ताकि हमको पता चले कि हमको कितना पैसा किसी से लेना है और किसको कितना पैसा हम लोगों को देना है। कंसेप्ट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब आप लोग बेटा यहां तक पेज नंबर 3.4 तक एक्रिवल एजम्पशन तक आप रीड आउट करेंगे बेटा पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट रीड आउट करो, मैं 2 मिनट में। स्टूडेंट्स कुछ पता ना चले पूछ लेना।
सर यस राज। सर लाइक जैसे जिन्होंने ये सब बनाए, ये लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैपिटल आता है, लायबिलिटीज में वो सब आता है, वो सभी लाइक उन्होंने डिस्कस कैसे लाइक डिजाइन कैसे किया कि परपेंडिकुलर पहले आने चाहिए या वो पहले आने चाहिए वैसे? देखो बेटा, ये क्या होता है कि सब है ना, आज का क्वेश्चन है कि भाई ये सब चीजें कैसे आई, कैपिटल कैसे आया, ड्राइंग्स कैसे आया। ये स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा, जैसे जैसे समय जाता है ना तो चीजें बदलती चली जाती है। पहले अकाउंट्स को ऐसे नहीं लिखा जाता था बेटा। पहले अकाउंट्स को बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाता था कि मैंने रुतवी को गुड्स बेचा तो सिंपल लिख दिया, सोल्ड गुड्स टू रुतवी। अब मुझे उसको 5 दिन के बाद पैसा मुझे लेना है तो 5 दिन के बाद कैलेंडर में मैं लिख दूंगा अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रुतवी, तो मुझे याद रहे। पहले अकाउंट्स ऐसे लिखे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे समय गया, लोगों ने दिमाग लगाया, तो नए नए रूल्स बने, तो डेबिट क्रेडिट आया। तो कोई भी चीज जब राज बनती है ना बेटा, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेस आते हैं। कोई भी चीज तुरंत नहीं बनती है बेटा। अब देखो आप लोगों का सबके पास कार होगी मेरे हिसाब से, सबके पास कार है ना घर में। पहले की कार मतलब आज से 20 साल पहले की कार और आज की कार में फर्क है क्या? अरे बेटा, पहले की स्टीयरिंग देखो और अब की स्टीयरिंग देखो, पहले की फैसिलिटीज देखो और अब की फैसिलिटी देखो। तो ये क्या होता है बेटा, जैसे समय जाता है ना तो समय जाते हुए चीजें बदलती चली जाती है, उसके अंदर अपडेशन आते जाते हैं, नई नई चीजें आती जाती है। तो पहले जो अकाउंट्स ढूंढा गया था इट वाज अ वेरी सिंपल अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं बेटा कि आज का अकाउंट्स कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फर्क क्या हो गया बेटा कि आज हमारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं। आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज, आप सोचो बेटा, रिलायंस के ट्रांजेक्शन सोचो कितने, एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे। टाटा के ट्रांजेक्शन सोचो एक दिन, ऑन एन एवरेज टाटा की अगर आप देखो बेटा तो पूरे एक दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 1000 गाड़ियां तो बिकती होंगी, आराम से बिकती होंगी इतनी गाड़ी। इसका मतलब रोज की उनके 1000 ट्रांजेक्शन तो फिक्स हो गए, रोज के 1000 ट्रांजेक्शन तो फिक्स हो गए ना। जो बिकेगा उसका तो ट्रांजेक्शन होगा ही होगा। फिर वो मटेरियल लेंगे, उसका एंट्री करना पड़ेगा, सर्विस देंगे, उसकी एंट्री होगी, तो सोचो कितने ट्रांजेक्शन। तो जैसे समय जाता है ना बेटा तो उसमें वेरिएशंस आते हैं, और जब वेरिएशंस आते हैं तो अकाउंट्स को भी हमको चेंज करना पड़ता है। अब तो आने वाले समय में ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे ना कि बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठे बैठे अकाउंट्स लिख सकता है, सिंपल, उसको कुछ नहीं करना है। मैंने रुतवी को पेमेंट दिया ना तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ 5000 पेड टू रुतवी, उसका अपने आप जनरल एंट्री होगा, अपने आप लेजर्स होगा, अपने आप उसका सब जगह पे इफेक्ट ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप। दैट विल टेक टाइम, क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है ना बेटा तो उसमें लूप्स जरूर होते हैं, लूप्स होते ही होते हैं, तो वो लूप्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, बट वो ऐसे नहीं मिलते हैं, समय जाते हुए मिलते हैं, और फिर उन लूप्स के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, क्लियर राज? सर तो अगर ये जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, सपोज कि अभी कुछ नया आया, तो जो इनकम टैक्स वाले उनको ऑफिशियली करे कि आपको ये भी ऐड करना है, तो पिछले वाले ट्रांजैक्शन में वो का क्या होगा सर? इसमें कैसा होता है बेटा, जैसे राज जीएसटी के पहले जो भी चीजें चलती थी बेटा वो पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से चलती थी। तो जीएसटी के पहले जो अकाउंट्स बनाए गए ना बेटा वो पुराने पैटर्न से बनाए जाएंगे, और जीएसटी के आने के बाद जो अकाउंट्स बनेंगे ना वो नए पैटर्न से बनाएंगे। इस तरीके से मतलब जब भी कोई ऐसे चेंजेस आते हैं बेटा, जब कोई ऐसा लॉ एप्लीकेबल होता है तो वो गवर्नमेंट एक डेट देती है कि भाई इस डेट तक आपके जो अकाउंटिंग है ना वो पुराने पैटर्न से जाएंगे, लेकिन इस डेट के बाद आपको अकाउंटिंग्स को नए पैटर्न पे लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे ना बेटा, जैसे गुड्स चोरी हो गए सपोज करो मेरे वहां से, तो पहले के टाइम पे ना बेटा ऐसा लिखा जाता था गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसा लिखा जाता है। अब उनका नाम करके चेंज कर दिया है परचेज, क्योंकि अब अकाउंटिंग ऐसा मानता है कि अगर मेरे वहां से गुड्स चोरी हो गए तो कौन से गुड्स चोरी हुए, जो मैंने परचेज किए थे वही गुड्स चोरी हुए, तो वो लोग उसको परचेज कंसीडर करते हैं। तो ऐसे वेरिएशंस अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, आते हैं समय समय के ऊपर। और फिर क्या होता है, एक डेट दे दी जाती है
कि इस डेट तक आप अपने पुराने अकाउंटिंग्स को फॉलो करेंगे और इस डेट से आप नए अकाउंटिंग्स को फॉलो करेंगे। जैसे आप लोग पता है बेटा, अब अकाउंट्स जो बनता है ना वो सॉफ्टवेयर में बनता है, मतलब कंपलसरी अभी कोई भी अकाउंट्स बनाएगा ना बेटा तो वो हैंड रिटन नहीं होगा। वो एक सिस्टम है जिसको टैली सॉफ्टवेयर बोला जाता है, टैली सॉफ्टवेयर में कंपलसरी बनेगा। अब आप रिटर्न नहीं, हैंड रिटन नहीं लिख सकते। तो गवर्नमेंट ने जब ये रूल लाया तो गवर्नमेंट ने सारे बिजनेसमैन को 2 साल का टाइम दिया कि आपके पास 2 साल का समय है, आप अपने अकाउंट्स को जो आप लेबल कर रहे हो, मतलब जो आप लिख रहे हो उसको हटा दो। आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद हम किसी के भी रिटर्न अकाउंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब रिटर्न अकाउंट्स को करता है, अब कंपलसरी वो सॉफ्टवेयर से बनते हैं। वापस बोले बेटा, आपको कंप्यूटर जब रिटर्न आएगा ना तब वो कंप्यूटर वाला आएगा, डायरेक्ट कंप्यूटर वाला सीखना नहीं सीख सकते बेटा, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है बेटा, एक स्टेज के बाद की अकाउंटिंग है, लेकिन वो जो अकाउंटिंग है ना बेटा पहले वाली वो आपको सीखनी पड़ेगी, तो वो रिटर्न फॉर्म में ही हो सकती। वो जब तक रिटर्न वाला नहीं आएगा ना तब तक आपको सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटा, उसकी भी लिमिटेशंस है, वो भी कहीं ना कहीं आगे लिमिट में आ जाता है। बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स, रीड आउट हो गया सबका? हाँ करो करो करो, रीड करो। संडे की टेस्ट टाइमिंग है 9:30 सुबह। सर अभी जैसे आपने बोला कि डेप्रिसिएशन में 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वाली मेथड, तो सर ऑफिशियली लोग ज्यादातर रिटर्न डाउन वाली मेथड यूज करते हैं। हाँ एक्चुअली क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका हर साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रहेगा मतलब सेम रहेगा, जैसे आपने 10,000 डेप्रिसिएशन लिखा तो हर साल 10,000 रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू में मेथड में क्या होता है बेटा, हर साल आपका डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, भाई ये चीजों पे आप डेप्रिसिएशन एसएलएम के हिसाब से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन, और ये चीजों में आप डेप्रिसिएशन आरबीएम के हिसाब से निकालेंगे। तो सर फिर जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो उसमें मतलब हम लोग तो करती जाएंगे तो बहुत बाद में जीरो आएगा, मतलब फिर तो एस्टिमेट्स करते रहेंगे। एस्टिमेट नहीं चलेंगे बेटा, इसमें क्या होता है, हर एक की एक लाइफ होती है। हम लोग जब भी कोई चीजें परचेज करते हैं ना बेटा, जैसे मशीन आप लेते हो, फर्नीचर लेते हो, इन सब की एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद ना गवर्नमेंट उसकी वैल्यू जीरो कर देती है, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर आप उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते। हमें बस 50 साल पुराना स्कूटर तो उसका क्या डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसकी तो वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, भंगार में जाने वाला है ना बेटा। तो उसकी एक लाइफ फिक्स होती है। उस लाइफ के बाद भाई जैसे गवर्नमेंट ने बोला बेटा कि 15 साल, तो 15 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आप चलाओ ना, आप चलाओ, आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, आप डेप्रिसिएशन उसका नहीं लिख सकते, उसकी वैल्यू जीरो देगी, आप उसको बेचोगे ना कुछ पैसा नहीं मिलेगा। फायदा क्या हो जाता है, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो जैसे क्या होता है बेटा, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर एक सिस्टम है, वो लोग है ना जब कोई कार बनाते ना बेटा तो उसकी एज फिक्स कर देते हैं कि भाई इसकी एज 10 साल, आप 10 साल के बाद उसको बेचने जाओगे ना उसका पैसा ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खत्म हो गई लाइफ उसकी, खत्म हो गई। अच्छी कंडीशन में हो तो भी भले कितने भी अच्छी कंडीशन में, उसको स्क्रैप बोल दिया जाता है, स्क्रैप पॉलिसी बोलते हैं बेटा उसको। अपने आप भी अब स्क्रैप पॉलिसी आ गई है कि आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद ना आपको अपनी कार, 2 व्हीलर उसको स्क्रैप कर देने का, मतलब वो आपका भंगार है, अब आप उसको भंगार में बेच दो। आप यूज करो ना, आप यूज करो, लेकिन अगर उसमें उनके नॉर्म्स है बेटा। इसमें क्या होता है, गाड़ी जितनी पुरानी होती है ना उससे पॉल्यूशन उतना ज्यादा होता है। तो अगर उनको लगा भाई हाँ आपकी वेल मेंटेन्ड है, पुरानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉल्यूशन नहीं कर रही है तो चला, लेकिन अगर उनके नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे तो उसको इमीडिएटली स्क्रैप करें।
डिसमेंटल कर देंगे उसको, तोड़ देंगे। सर तो अगर पर इलेक्ट्रिक हो जिसमें पॉल्यूशन ही ना हो तो? वो उसकी लाइफ अभी तक फिक्स नहीं की गई ना राज इलेक्ट्रिक की, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो अभी आया, जब तक उसको चले कितना टाइम चल रहा है, जो चीज आने के बाद ही पता चलता है ना बेटा कि कितना टाइम चलेगा। हाँ यस सर। बढ़ेंगे आगे बच्चों, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे आगे। ला बेटा बुक देना। स्टूडेंट्स अब है ना, अकाउंट्स जो है बेटा वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स भी कह सकते हैं आप उनको, गाइडलाइंस भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले देखो, आज लास्ट ईयर कोरोना आया बेटा, उसके पहले हम लोगों में से कोई मास्क पहनता था? प्रॉब्लम आई, कोरोना आई, तभी हमको पता चला भाई बचने का दो तरीका, एक सोशल डिस्टेंस, दूसरा मास्क, ये दो ही तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं। ये गाइडलाइंस है। तो अकाउंट्स के आने के बाद उसके गाइडलाइंस है, जिनको हम लोगों ने प्रिंसिपल्स बोला, 11 प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ओनर और बिजनेस दोनों अलग है, इसीलिए आप लोगों को याद होगा बेटा, अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लेके आया तो उसको कैश और कैपिटल अलग से शो किया जाएगा। अगर मैं कुछ घर पे लेके जा रहा हूं तो उसको ड्राइंग्स अलग से शो किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट ऐसा कहता है कि मैं अलग हूं, कपिल सर अलग है, कपिल सर का इंस्टीट्यूट अलग है। अगर कपिल सर कोई भी बिजनेस में पैसा लेके आते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होगा, अगर बिजनेस से कोई पैसा लेके जाते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अकाउंट्स दोनों को अलग अलग मान, जिसको हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर बेटा? आगे बढ़ेंगे। सेकंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, मैंने एक मैनेजर को जॉब पे अपॉइंट किया, इज इट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स? नहीं ना, क्योंकि अकाउंट सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, विच आर रिलेटेड टू मनी, जहां पे आपने पैसा दिया, पैसा लिया, गुड्स गया, गुड्स आया, उन ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है। ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है कि अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को एक ही भाषा आती है, दूसरी भाषा ही नहीं आती। कौन सी? रुपीज। रुपीज के अलावा की कोई भाषा अकाउंट्स को नहीं आती। थर्ड प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट लेक्चर याद करो, मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि अकाउंट्स कितने टाइम ड्यूरेशन का बनाया जाता है? 12 महीने, 12 मंथ्स। हमारे इंडिया का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? देखो किसको, 31 मार्च से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये एक साल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दैट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं बेटा, बड़ी बड़ी, रिलायंस टाटा जैसी, वो 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या 3 महीने की या 1 साल, ऐसे अकाउंट्स आपको बनाने। लेकिन वो पीरियड फिक्स है, आप ऐसा बोलो मैं 5 साल का एक साथ अकाउंट्स बनाऊंगा, नॉट अलाउड। तो वो एक पीरियड हमको फॉलो करना है। इसमें क्या होता है बेटा, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको क्या होता है बेटा, उन ट्रांजेक्शन्स को कैरी फॉरवर्ड कैसे करें, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स में। ऑन एन एवरेज रिलायंस जैसी कंपनी में पूरे एक साल में लगभग 30 लाख से 40 लाख ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स, तो एरर भी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए ना बेटा, तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए वो लोग 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं। नहीं चलेगा, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है बेटा। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आपको एक पीरियड दिया गया है और आप अपने हिसाब से अकाउंट्स का पीरियड नहीं डिसाइड कर। मैं बोलूं कि मैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया, 1 अप्रैल टू 31, आपको उसके हिसाब से बनाना। आप 5 साल का अकाउंट एक साथ नहीं बना सकते, कैसे? याद ही नहीं रहेगा ना बेटा। 5 साल पहले मैंने किसको पैसे दिए थे, कैसे याद रहे? पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग को प्रॉपर करने के लिए उसको एक साल में, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकाउंट ऐसा कहता है कि आप हर एक इंफॉर्मेशन को शो करो। जैसे क्या हुआ, सपोज इतने सालों से मेरी फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रही थी डेप्रिसिएशन के लिए। फ्रॉम दिस ईयर आई वांट टू चेंज मेथड टू आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मुझे वहां पे उसको नोट में मेंशन करना पड़ेगा कि टिल नाउ वी वर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, फ्रॉम दिस ईयर ड्यू टू सो एंड सो रीजन वी आर गोइंग टू फॉलो द आरबीएम मेथड। सो दिस इज डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन अकाउंट्स, ये अकाउंट्स का रूल है।
हर चीज, क्योंकि क्या है बेटा कि सपोज आज मैं रिलायंस का अकाउंटेंट हूँ, मैं जॉब छोड़ के चला गया, तो दूसरा अकाउंटेंट आएगा तो उसको तो पता होना चाहिए ना। तो वो जब हर एक चीज लिखी हुई होगी, वहां पे शो की हुई होगी, उनके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है। मेरे को उनको 1 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं रिलायंस में से थोड़ा ऋत्वी ज्वाइन हो, मेरे को उसको 1 महीना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अकाउंट समझाने के लिए। तो इसको इजी करने के लिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बनाया गया है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बाद मटीरियलिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, कुछ चीजें हम डायरेक्टली शो करते हैं और कुछ चीजों को मर्ज करके शो करते हैं। आज मैं ऑफिस के लिए 50 रुपए की फाइल लेके आया, तो मैं फाइल नहीं लिखूंगा, रादर इट विल बी मटेरियलाइज इनटू स्टेशनरी। मैं क्या लिखूंगा बेटा, स्टेशनरी। तो क्या होता है बेटा, जब बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं ना, जैसे मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा है, तो हम उसको बिल्डिंग में ही इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीजें करवाई तो हम लोग उसको रिनोवेशन में डाल देते हैं। नल डलवा तो उसका नल का थोड़ी अलग से लिखेंगे, 500 रुपए टैप का दिया, टाइल्स डलवाई 5,000 की तो 5,000। नो, एवरीथिंग विल बी इन वन, दैट इज रिनोवेशन। तो इजी करने के लिए एक चीज नहीं शो करनी पड़े। अब जैसे चाय पानी नाश्ता ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, तब उसको अलग से थोड़ा लिखने पड़ेंगे। यार मेहमान आए तो हम लोगों ने 50 रुपए की चाय मंगवाई, 50 रुपए का नाश्ता मंगवाया, 20 रुपए का पानी मंगवाया, ये थोड़ी लिखने पड़ेंगे अकाउंट में। सिंपल, उसको एक सिंपल चीज कन्वर्ट कर दिया जाता है, सन्डरी एक्सपेंसेस या miscellaneous expense which includes every small expense. This is materiality principle कि आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उनको मटेरियलिस्टिक में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्या कहता है कि मेरे को आप सब लोगों से लाख रुपए लेने का है, क्या मेरे को सबसे 1 लाख रुपए आएगा ही आएगा? पक्का है, कुछ तो जाएगा ना। उसको हम लोग अकाउंट में, हमको अकाउंट्स परमिशन देता है कि मेरे को आप सब लोगों से लाख रुपए लेना है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपए तो जाएगा, नहीं आएंगे शायद, अभी तक गए नहीं है, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 10,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। मैं उसको क्या करूंगा, लाख में से 10,000 पहले ही माइनस कर दूंगा और 90,000 अकाउंट में शुरू करूंगा। मैंने 10,000 मान लिया, नहीं मिलने वाला, अकाउंट मुझे ये अलाउ करता है। मैं आपको बता दूं ना बेटा, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं बेटा। अब डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया तो आपने क्या माना कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, जरूरी थोड़ी उतनी वैल्यू, बढ़ भी तो सकती है ना, वैल्यू ज्यादा भी तो हो सकती है। लेकिन अकाउंट क्या मानता है, हम कोई भी आने वाले लॉस को अज्यूम करके अकाउंट में लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन आने वाला लॉस है, हम उसको अज्यूम करके लिख रहे हैं। पैसा डूबेगा, मेरा अज्यूम किया हुआ लॉस है, मैं उसको अज्यूम कर सकता हूं, अकाउंट में लिख सकता हूं। लेकिन आने वाली इनकम्स को मैं अज्यूम करके नहीं लिखूंगा कभी, नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? अगर आने वाली इनकम जो प्रॉफिट को अज्यूम करूंगा तो मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, मैं टैक्स ज्यादा क्यों पे करूं? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि यू कैन अज्यूम योर लॉसेस एंड राइट इन अकाउंट्स, यू कैन अज्यूम योर लॉस एंड राइट इन अकाउंट्स। ये हमको प्रूडेंस प्रिंसिपल अलाउ करता है। यस बेटा। वो अगले साल के अकाउंट में सेटल होगा, उसको आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में सेटल करोगे। लेकिन आप इस साल तो मेरे को टैक्स कम पे करना, नेक्स्ट साल तो कम पे कर दूंगा। मेरे को 10 लाख रुपए लेने हैं, मैंने लाख रुपए दिखा दिया, नहीं आने वाला, तो 9 लाख ही आएगा टैक्स, 9 लाख के हिसाब से भरना है, बच गया ना मेरा पैसा। और मैं बिजनेसमैन हूँ बेटा, अगले साल ये लाख रुपए आया भी तो कौन दिखाने वाले टैक्स किसी को थोड़ी भरना है। फिर बेटा सब लोगों को, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ तक 6 नंबर प्रिंसिपल तक रीड आउट कर रहे हैं बेटा, मैं जब तक आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ राज बोलो बेटा। सर अगर assumption wrong हुआ तो? assumptions wrong नहीं होते बेटा, उसमें क्या होता है, अगर कुछ ऐसा लगा तो उस assumption को चेंज कर दिया जाता है। ओके बेटा? ओके सर। हाँ बेटा। सर अगर अज्यूम किया कि हाँ। हमको लाइक 90,000 का लॉस हुआ हाँ। और हुआ 80,000 का ही, हाँ तो सर गया, दिखा दिया एक बार बेटा, कोई चेक नहीं करता। तो ठीक है पर ना? वो एंटिसिपेटेड है तो वो लोग वेरीफाई नहीं करते? कभी भी नहीं बेटा, वो अलाउड है। some things are estimated, some things are allowed in accounting. अच्छा, ओके सर।
टीटी नहीं किया। नहीं सर ठीक है, मैं पूछ रहा लास्ट पॉइंट बाकी कंटेंट तो पढ़ो ना बेटा, उसमें मेन तो नहीं कंटेंट पढ़ो बेटा। बेटा डाउट सर ये लाइन नहीं समझ आ रही है। कौन सा? मटेरियल की प्रिंसिपल में एन आइटम में भी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज मे नॉट मटेरियल फॉर अनदर। देखो बेटा भाई, सपोज करो मेरा कपड़े का बिजनेस है बेटा, क्लोथ का बिजनेस है, मैं क्लोथ लेके आया तो वो क्लोथ मेरे लिए क्या हुआ बेटा? मटेरियल। वो क्लोथ मेरे लिए क्या हुआ बेटा? मटेरियल। इनका फर्नीचर का बिजनेस है तो उनके लिए क्लोथ कैसे मटेरियल हुआ? सपोज करो मैं ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा हूं बेटा, तो मैं गेहूं लेके आया, चावल लेके आया, वो मेरे लिए मटेरियल है। हाँ वो असेट हो गया बेटा। आज अगर सपोज मैं ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा हूं बेटा, तो ग्रोसरी के बिजनेस में जो मैं व्हीट लाऊंगा, राइस लाऊंगा, वो मेरा मटेरियल है। लेकिन मैं वो सब सामान रखने के लिए मैं फर्नीचर बनवा रहा हूँ, वो मेरा मटेरियल थोड़ी है। मैं उसका बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ग्रोसरी का, तो ग्रोसरी इज मटेरियल फॉर मी, फर्नीचर इज नॉट मटेरियल फॉर मी। पर जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है उनके लिए वो क्या होगा? वो उनके लिए मटेरियल। क्लियर बेटा लॉजिक? और सर एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक दूसरा एग्जांपल दीजिए ना। देखो बेटा क्या होता है ना, स्टॉक हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, आज जितनी भी बड़ी बड़ी एंटरप्राइज है, छोटी एंटरप्राइज है, उनको 31 मार्च पे स्टॉक कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि उसको स्टॉक को हमको लिखना होता है बैलेंस शीट में। तो स्टॉक कैलकुलेशन करने के ना 3 अलग अलग मेथड्स हैं। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज। ये 3 मेथड्स किसने ग्रांट किए? गवर्नमेंट ने। अब आपके ऊपर है कि आप तीनों में से कौन सी मेथड से आप स्टॉक कैलकुलेट करें। सिंपल से कुछ मतलब नहीं है बेटा, उसमें कैसा होता है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होता है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनके हिसाब से वो लोग सेट करते हैं, ऐसा है। अब आपने कौन सी मेथड एडॉप्ट की है वो आपको शो करना पड़ेगा कि आपने ये मेथड एडॉप्ट की है, वो हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स अकाउंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन अकाउंट्स, उसको अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके बेटा? सर
यस राज, बोलिए बेटा। सर जैसे अगर कोई एमएनसी हो, हाँ अमेरिका की हो, वो इंडिया में आई, इंडिया में अपना लाइक सक्सेसफुली बिजनेस चला रही है, हाँ, उनके जो अकाउंट्स बनेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर होंगे और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। तो वो अभी मंडे तक रुक जाओ, मंडे भी नहीं, वेडनेसडे तक रुक जाओ, तब आपको क्लियर होगा आज, ओके सर। क्योंकि उसमें आएगा ही, इस चैप्टर में आगे आएगा ही बेटा, इसीलिए टैक्स है ना। और सर लाइक जैसे आपने बोला टाटा 3-3 महीने का बनाते हैं, हाँ, तो सर लाइक हर 3 महीने इनकम टैक्स वालों को बताना पड़ता है कि लाइक ये कंपलसरी मैंने अकाउंट बनाया। कंपलसरी कंपलसरी। तो सर सपोज कि वो अगर कोई वो उनके बिजनेस ऊपर हो, है बेटा कि अगर वो हर 3 महीने में, एक्चुअली सबमिट तो 1 साल के बाद ही करना होता है। अगर वो हर 3 महीने के बाद सबमिट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबमिट बेसिकली 1 साल के बाद ही होता है। इनकम टैक्स हमेशा 1 साल के बाद ही पे होता है, 31 मार्च के बाद। सर तो अगर लाइक जैसे अभी कोरोना हुआ था तो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, कोई को पॉज हो गए, हम्म वो हो रहे थे पर वो पॉज हो गए, तो उसमें उनका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ लॉकडाउन में और उसमें, तो वो सर उस वो ड्यूरेशन का इनकम नहीं टैक्स में दिखाएंगे ना, कैसे आएगा? उस ड्यूरेशन का नहीं दिखाएंगे बेटा। जैसे बिजनेस रूटीन में आया कोरोना के लॉकडाउन के बाद, तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना बेटा, हाँ वो दिखाना पड़ेगा। हम अकाउंट इसलिए तो 1 साल का बनाते ना बेटा। अगर मान लो 3 महीने का लॉकडाउन में था तो बाकी 9 महीने आपके पास थे, तो आपने 9 महीने में जो ट्रांजेक्शन की वो आपको शो करना है। हाँ, यस सर। ओके बेटा। सर हाँ बेटा। सर ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक बार एक्सप्लेन कर। प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है जय, कि आप आने वाले फ्यूचर के लॉसेस को अज्यूम करके आप अकाउंट में शो कर सकते हैं, अकाउंट में शो कर सकते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर की इनकम्स को आप अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनकम्स को अज्यूम करके चलोगे तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आने वाले फ्यूचर के लॉस को आप अज्यूम करके अकाउंट में दिखा सकते हो, जिसकी परमिशन आपको गवर्नमेंट ने दी है। ओके बेटा, वेदांत। ओके सर। ऑल सर 2 घंटे ज्यादा हुआ है, 2 घंटे सर इंग्लिश का क्या होगा सर? इंग्लिश का वो भी स्टार्ट हो जाएगा। कौन से नए सर? अशोक सर, बेटा कंप्लीट हो गया सबका? हाँ सर, सबका इंग्लिश कब कंप्लीट? स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट कर देंगे राज, नेक्स्ट वीक से। ओके सर। स्टूडेंट्स डन यहाँ तक? अब हम लोग आज यहाँ तक ही रोक रहे हैं, मंडे को हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय सर, सर, थैंक यू सर। यस जय, बोलिए बेटा। सर हाँ। संडे भी मैं आउटसाइड, सर एग्जाम